4 एडीज 4 को मैं एएमयू लिख रहा हूं, तो ये मास ऑफ कितने एटम का मास रिप्रेजेंट करेगा 4 एएमयू। दो तरीके हैं मेरे पास, either I can write 4 AMU or I can write 4 grams. 4 AMU, when atomic mass expressed in AMU, it represent mass of Sir, 4 into 1.67 into 10 raised to minus 24. Mass of one atom. one atom. When atomic mass expressed in AMU, it represent mass of one atom. When atomic mass expressed in grams, it represent mass of one mole atom. Clear? So 4 AMU मतलब 1 atom. कितने AMU दे रखा है? 52 AMU. तो 52 AMU हीलियम में कितने होंगे? ऊपर AMU, नीचे भी AMU. ये एक एटम का मास है, तो टोटल आ रहा है 13 एटम्स. ऊपर ग्राम्स होता तो 13 मोल्स हो जाते. अभी 13 एटम्स हो गए. Yes, sir. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 फ्रॉम सिद्धि. The number of electron in 2 gram ion of nitrate. 2 gram ion written together. सिद्धि कितने मोल्स होंगे 2 ग्राम आयन मींस? 2 2 moles. 2 moles means how many ions? 2 into Na 2 into Na ions. चलो नंबर ऑफ आयंस आ गए. अब ये चेक कर लेते हैं एक आयन में कितने होंगे. नाइट्रोजन 7 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन 8 into 3 24 इलेक्ट्रॉन्स, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 आयन. हमारे पास कितने आयन है? 2 into Na. So 2 into Na into 32, 64 Na is final answer. Is that okay? yes sir. तो इसका आंसर हो गया 64 Na. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30 फ्रॉम ओम. The number of silver atoms present in a 90% pure silver wire weighing 10 gram. चल ओम मुझे बता 10 ग्राम में 90% प्योरिटी है सिल्वर की. तो सिल्वर कितने ग्राम हो गया? 9 ग्राम. 9 ग्राम. अब तुझे पूछा 9 ग्राम सिल्वर में कितने एटम्स है? कर पाएगा या बताऊं बोर्ड पर? कर पाऊंगा. वेट बाय मोलार वेट n अपॉन Na. ये दिया है 9 ग्राम, ये 108. Na का मल्टीप्लाई करना नंबर ऑफ एटम्स का. सर हमने वो मतलब वो 10 ग्राम मतलब वो 1 ग्राम को क्यों नहीं कंसीडर किया, मतलब टोटल 10 क्यों नहीं लिया? 90% प्योर सिल्वर है, बचा हुआ इंप्योरिटी है, तो मुझे तो सिल्वर के एटम्स निकालने हैं ना उस 10 ग्राम सैंपल में. इंप्योरिटी में तो सिल्वर है ही नहीं. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15. सर वो हो गया. ठीक है. मुझे डाउट्स भेजे हैं चैतन्य, जयवर्धन, सिद्धि एंड ओम. क्या बाकी जितने भी बच्चे हैं सबके सारे क्वेश्चंस पूरे हो गए? कोई बच्चे का कोई डाउट नहीं है? yes sir हो गए. हो गए सर. हो गए सर. बहुत अच्छी बात है, हो गए तो. ईशान क्या सीन है? यश, वेदांत, हो गए सर. चलो अच्छी बात है, हो गए. मतलब मुझे तो फील नहीं हो रहा कि हो गए, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता 20 क्वेश्चन एक भी डाउट ना रहे. ठीक है, टाइमली सॉल्व करते जाओ. देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, बोलते आ रहा हूँ, मुझे बहुत मैं अपसेट हुआ तुम्हारे क्लास से. सही बोल रहा हूँ. जब लास्ट वीक से मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट और तुमसे मिलना स्टार्ट किया पीटीएम में पर्सनली, मैं काफी अपसेट हुआ. मतलब मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी तुम्हारी क्लास से कि तुम्हें तो बच्चों जैसा बताना नहीं पड़ेगा कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो. मतलब तुम्हारे क्लास में भी यदि बताना पड़ रहा है तो फिर क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों पढ़ा रहे हैं, और तुम क्या कर रहे हो घर पे. तो थोड़ा सा मतलब ऐसा है कि तुम्हें होमवर्क मिला तो खुद के एंड से ही हाँ होमवर्क टाइमली कर लिया, और तुम्हें प्रॉब्लम है कि सब होमवर्क नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हमें भी जेन्युइन लगेगा. तुम्हें नहीं टाइम मिल रहा तो हम वो भी मैनेज करेंगे जो किया इस वीक. और भी कुछ प्रॉब्लम है तुम कम्युनिकेट करो, बट ना नहीं करोगे कुछ, वो तो तब आई डोंट थिंक कि तुमसे एक्सपेक्टेड है कुछ भी किसी को भी ऐसा. राइट? थोड़ा करते चलो. मतलब तुम तो सेल्फ मोटिवेटेड रहो कि हमें तो करना ही है,
ओके, कंटिन्यू करते हैं। और नोट्स सभी को अच्छे से बनाने हैं, प्रॉपर 3 साल यूज करना है। सिद्धेश नोट्स बना रहा है नहीं बना रहा है अभी, या अभी भी स्क्रीनशॉट ले रहा है? सर बनाता हूँ। नहीं बनाता नहीं हूँ, ये बोल अब बना रहा हूँ। बनाता हूँ मतलब क्या है? हाँ सिद्धेश, हाँ सर। हाँ बोलना। हाँ सर। बनाता हूँ का तो मतलब ये हो गया सर मैं तो हमेशा ही। सर बस वो सीएल की जगह यू लिख दिया था। क्या बोल रहे हो? सर वो सीएल की जगह यू लिख दिया था, नहीं तो बनाता हूँ मैं हर बार। वो देखने में गलती कर दी थी पिछले बार। अच्छा अच्छा, मुझे वैसे तुम्हारा गलत ध्यान ले गया। मुझे तुम्हारा ध्यान ले गया कि तुमने नहीं बनाया था। रुक जाओ, किस कौन सा बच्चा था जिसने नोट्स नहीं बनाया था, स्क्रीनशॉट था? मुझे तुम्हारा सिद्धेश गलत याद रही, तो मैं बताता हूँ कौन था। जल्दी नाम बताओ। सर पिछले बार आपने मुझे बोला था लेकिन मैंने बनाई थी। जयवर्धन, हाँ जयवर्धन था, मुझे सिद्धेश का याद रह गया गलती से। तो हाँ, तुम बना रहे हो जयवर्धन भी? सर वो पहले से ही बना रहा हूँ मैं। किसने स्क्रीनशॉट रखे थे अपने कंप्यूटर में और बिल्कुल नोट्स नहीं बनाए थे, वो कौन था बच्चा? कोई था? मेरे पास नोट किया हुआ है। सर मेरा था। मेरा तो फाइल एक और कोई बच्चा था। ठीक है चलो, मुझे जयवर्धन का पता नहीं किसका, मेरे पास नोट किया हुआ, मैं देखता हूँ उसको, कल देखता हूँ, फिर बात करता हूँ उसको। ओके, factor level method. Write down factor level method. It is used when sequential reactions are given. It is used when sequential reactions are given. Sequential reaction means A is giving B, B is giving C, C is giving D. So product of the first reaction is used in the second reaction. Product of the second reaction used in the third reaction. कुछ ऐसा दे रखा होगा, तब हम इसको यूज करेंगे। When sequential reactions are given, comma, balancing is required in this method also. Balancing is required in this method also. Sir, can you repeat? Factor level method में पूरा repeat कर देता हूँ एक बार. It is used when sequential reactions are given, comma, balancing is required in this method also. Balancing is required in this method also. One more point. It is an extension of mole method. It is an extension of mole method. सर आप वो सीक्वेंशियल इक्वेशन मतलब फिर से बता सकते हो? ये एग्जांपल ही लिखा है।
देखो A is giving B plus C, one of the product or maybe both of the product are used in the next reaction. B हमने next reaction में use किया, यहाँ पे B बना उसे next reaction में use कर लिया, clear? B से D combine हुआ, E और F बना, यहाँ पे जो F बना उसे next reaction में use किया. So product of the first is used in the reactant of the second, product of the second used in the reactant of the third. So इसे sequential कहेंगे. Reactant ने product दिया, उस product ने further react करके another product दिया. A से B, B से C, C से D. Is that okay now? Yes, sir. Moles of the final product Mg equal to moles of the initial reactant Na. अब देखो हमें रिलेट करना है फाइनल प्रोडक्ट G ले लेते हैं हम और यहाँ पे इनिशियल रिएक्टेंट A, इन दोनों को रिलेट करना है. पहले बोर्ड पे देखना फिर कॉपी कर लेना. So moles of the final product G equal to moles of the initial reactant A into coefficient of the product by reactant, coefficient of product by reactant, product by reactant. तीन रिएक्शन है तो इसका प्रोडक्ट का coefficient of product by reactant, product by reactant, product by reactant. अब यहाँ पे दो प्रोडक्ट है, क्या लगता है कौन सा एप्रोप्रिएट होगा? B का हम कोएफिशिएंट यूज करें जो नेक्स्ट सेक्शन में यूज आ रहा है या C का कोएफिशिएंट यूज करें जो नेक्स्ट सेक्शन में यूटिलाइज नहीं हुआ है? हमें रिएक्शन से रिलेट करना है. B coefficient of final product by initial reactant, coefficient of final product by initial reactant P, coefficient of final product by initial reactant this. करो कॉपी, एक्सप्लेन करता हूं फिर मैं लॉजिक. सो हमने उस कोएफिशिएंट लिया है प्रोडक्ट का जो कि नेक्स्ट सेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है. यहाँ पे भी वो प्रोडक्ट लिया है जो नेक्स्ट सेक्शन में यूटिलाइज हो रहा है. सो 3/2/1, 2/3, 7/3. बाय चांस यदि यहाँ पे G के बजाय H के मोल्स होते हैं तो मैं यहाँ पे 7 के जगह 2 ले लेता. क्या इतना हमें समझ में आता है? Yes, sir. Yes. सो सर Coefficient नीचे of- जिसके भी मोल्स रहेंगे ऊपर वही लेना है उसका कोएफिशिएंट. Yes, exactly. Coefficient of product, coefficient of reactant. सर कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन? मतलब वो 2/1, 2/3 और 7/3 कैसा आया वो वाला? Coefficient of product by reactant, coefficient of product by reactant, coefficient of product by reactant, 2/1, 2/3, 7/3. अब क्वेश्चन तुम्हारा ये होना चाहिए सर कौन सा प्रोडक्ट लेना है? दो प्रोडक्ट है तो वो प्रोडक्ट लेना है जो नेक्स्ट सेक्शन में यूज आ रहा है, वो प्रोडक्ट लेना है जो नेक्स्ट सेक्शन में यूज आ रहा है. राइट? सर अगर ऐसा हुआ मतलब तीन प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं और उसमें से दो प्रोडक्ट अगले रिएक्शन में यूज हो रहे थे तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड केस होगा. फिर उसमें थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तब समझ में आएगा कि क्या करना पड़ेगा. वो Okay, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट यूज होगा फिर. यस सर. Parth का मैसेज सर you are not audible. Is it so? Am I not audible properly? सर क्लियर है. Parth, you can rejoin again. Yes, Om. सर इसका कोई डेरिवेशन है? हाँ डेरिवेशन करेंगे ना बिल्कुल. Moles of B
mole method, moles of B by coefficient equal to moles of A by coefficient. So moles of reactant and product divided by their stoichiometric coefficient are always equal. C पे इसलिए नहीं लगाया क्योंकि C को मैं नेक्स्ट सेक्शन में यूज नहीं करूंगा, इसलिए C पे लगाने का कुछ बहुत ज्यादा यूज नहीं करेगा। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, moles of B equal to moles of A into 2/1, ये 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, लिख सकते हैं कैसा हम, यस सर। मनोली समझ में आया इतना? Yes, sir. पढ़ना चालू कर दिया है मनोली अब अच्छे से? Yes, sir. तो वेट कर रही थी कब सेंटर बुलाया जाए, कब मैं बोलूंगा फिर पढ़ना चालू करे, ऐसा? मोल्स ऑफ A by coefficient, मोल्स ऑफ B by coefficient, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मोल्स ऑफ B into 2/3 आ गया। मोल्स ऑफ B को यहां से रिप्लेस कर दो, क्लियर? तो यहां से जब रिप्लेस करोगे मोल्स ऑफ F आ जाएगा, मोल्स ऑफ B की जगह मोल्स ऑफ A into 2/1 और ये 2/3 एज इट इज। तो दोनों इक्वेशन पे मोल मेथड लगाया और दोनों को कंबाइन कर दिया, A को A को रिलेट कर दिया, B को रिप्लेस कर दिया। क्या इतना हमें समझ में आता है? यस। थर्ड पे लगा दो मोल मेथड, मोल्स ऑफ G by 7, मोल्स ऑफ F by 3, 7 को मल्टीप्लाई करो, मोल्स ऑफ F into 7/3। अब मोल्स ऑफ F को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, मोल्स ऑफ G इक्वल टू मोल्स ऑफ A, F की जगह ये पूरा रख दो, 2/1, 2/3, 7/3 ऑलरेडी यहाँ पे था। क्या यही रिलेशन आया जो हमने लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. पार्थ का मैसेजेस फॉर्मूला रिपीट करना है। पार्थ कौन से फॉर्मूला की बात कर रहे हो तुम? ये वाला, ये मैंने डिराइव किया है। मोल्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट इक्वल टू मोल्स ऑफ इनिशियल रिएक्टेंट इनटू कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 2/1, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 2/3, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 7/3। वो प्रोडक्ट यूज करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, वो प्रोडक्ट यूज करना है जो नेक्स्ट रिएक्शन में यूज आ रहा है, राइट? यस। कर दूं आप, कॉपी कर लिया है क्या सभी ने? यस सर। परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इनटू 100, बताता हूं क्या होता है एग्जैक्टली।
So actual yield will be percentage yield upon 100 into theoretical yield. देखो, let's say we are performing some reaction. मैं रिएक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ C plus half O2 बना रहा हूँ CO, CO से फिर फर्दर हाफ O2 से मिलकर मैं बना रहा हूँ CO2. ये एक सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गया. प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द नेक्स्ट रिएक्शन. CO2 बन गया. इस रिएक्शन का परसेंटेज दे रखा है 80%, इसका दे रखा है 70%. इसका मतलब ये है, लेट्स से इफ 3 moles of carbon is given, तो यहाँ पे 3 moles CO बनना चाहिए, बट परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज यील्ड जितना बनना चाहिए थ्योरेटिकली बनना चाहिए था, इसके 3 मोल है तो इसका भी 3, बट उसका 80% ही बनेगा. So percentage yield, percentage efficiency is basically defined as the amount which we have to get theoretically. We are getting only some percentage of that, or we are losing some percentage of that. Yeah, because of some side reactions. हो सकता है यहाँ पे हमने तो कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाने के लिए CO बनाना था, बट कार्बन ने अपना कुछ और ही रिएक्शन कर लिया, कुछ पार्ट कार्बन. So there may be certain loss in the reactant during the reaction. There may be some side reaction. We did not get 100% of our desired product. कुछ और प्रोडक्ट बन सकता है वहां पर, इसलिए ये टर्म डिफाइन किया जाता है. जहां भी 100% एफिशिएंसी नहीं है, 100% डिजायर्ड कन्वर्जन नहीं है, we have to use such kind of concept. तो अब क्वेश्चन आएगा, सर इसमें फिर कितना बनेगा, कितना CO2 बनेगा. चलो देख लेते हैं वो भी हम. So moles of CO2 फाइनल में इसको बजाय हाफ ऑफ के यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पर 2 और यहाँ भी 2. Clear? Moles of the final product CO2, moles of initial reactant carbon 2/2 into 2/2. Clear? यहाँ तक तो हो गया, बट जितना बनना चाहिए था उसका 80% ही बन रहा है, 80% का मल्टीप्लाई कर दिया. फर्स्ट रिएक्शन के करस्पॉन्डिंग, सेकंड के करस्पॉन्डिंग 70 का मल्टीप्लाई कर दिया. राइट? तो सिर्फ परसेंटेज एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई होता चला जाएगा. 2 रिएक्शन है तो 2 का 3 होंगे तो 3 का, 10 होंगे तो 10 का. क्या इतना हमें समझ में आता है? और अगर किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड नहीं दिया है तो हमें उसको 100% एज्यूम करना है. हाँ, फिर उसका मतलब तुमसे थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं, तो थ्योरेटिकल 100% एज्यूम मतलब यू डोंट नीड टू मल्टीप्लाई हियर. क्लियर? Sir, can you explain it again? हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं. देखो किसका डाउट है? Sir, Ishani. ईशानी, हम इसको फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं उसके कॉन्सेप्ट के साथ. Let's say the sequential reaction is given with percentage efficiency, percentage yield is given 80% for the first one and 70% for the second one. So when C forms CO, we have only 80% efficiency. So बनना चाहिए था moles of C into 2/2, उसका 80% ही बनना है into 80/100. Then second बनना चाहिए moles of CO into 2/2, तो moles of CO को पूरा लिखा into 2/2, उसका सिर्फ 70% बन रहा है. तो यहाँ तक तो फैक्टर लेवल मेथड हमने पढ़ा ही था. अब फैक्टर लेवल मेथड में when percentage efficiency, percentage yield is given, so we just need to multiply percentage yield here. Final product, initial reactant, coefficient of product numerator में, coefficient of reactant denominator में into percentage. तो मैथमेटिकली तो ये रहा. अब इसका सिग्निफिकेंस ये है, मैं एक रिएक्शन से बताता हूँ तुम्हें, दोनों रिएक्शन से नहीं देखते हैं. थ्योरेटिकली यहाँ पे 3 मोल कार्बन के, तो CO 3 मोल बनना चाहिए था. 2 can give 2, 3 can give 3, बट बनेगा उसका सिर्फ 80%. 20% इसका लॉस हो. जितना भी बनना चाहिए उसका 80% बनता है. राइट? Yes, sir. बन गया 3 into 80/100. और सिमिलरली सेकंड रिएक्शन में भी हो जाएगा. सर डिफरेंस इन द परसेंटेज माइट बी, मतलब उसका रीजन होगा कि देयर माइट बी सम इम्प्योरिटीज ना इन द रिएक्शन. Maybe some impurity, maybe some side reaction, maybe some loss of reactant due to some other reason.
there will be some loss in terms of other reaction, in terms of something else. सो सर ऐसा पूछा जाएगा कि कहाँ पे लॉस हुआ है रिएक्शन? नहीं, वो बस हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे, तो तुम्हें थोड़ा सा वो समझ में आएगा कि क्या कैसे क्वेश्चंस बने। और यदि मोल्स की जगह वेट दिया है, वी कैन इजीली राइट मोल्स वेट बाय मोलार वेट, वेट बाय मोलार वेट। ना तुम्हें वैसे आइडिया है। चलो कुछ क्वेश्चन शेयर करूं मैं स्क्रीन पे, बुकलेट के ही क्वेश्चंस हैं। स्क्रीन पे शेयर करूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूं, क्या करना है बोलो? स्क्रीन शेयर। सर स्क्रीन। ठीक है। इज इट विजिबल? नहीं, गलत शेयर हो गया है। Yes, इसका तुम्हें अभी ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर E2 and E3, E2 and E3। If reaction is not balanced, first you need to balance the reaction। बैलेंसिंग नहीं है तो पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना।
तुम्हें असाइनमेंट भी दिया था बुकलेट से कुछ? सर पहले वाले असाइनमेंट के वक्त दिया था। मतलब कुछ पेंडिंग तो नहीं है डिस्कशन का, सेक्शन ए सेक्शन बी? सर आपने दिया नहीं है, बस वो जो पीडीएफ से दिया था। ठीक है, आज दे दिया जाएगा। चलो, आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स इन चैट बॉक्स फास्ट। I think first reaction is balanced, second reaction is balanced, but the third reaction is not balanced. तीसरा रिएक्शन बैलेंस करना है E2 में। सर आपने अभी तक कुछ बताया क्या? मैं बाहर हो गया था। नहीं बताया। ओके ओके सर। स्क्रीन ऑप्शन शेयरिंग हटाकर फिर बताने वाला हूँ। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है? आयोडीन का एटॉमिक मास 127, I2 है तो फिर मॉलिक्यूलर मास डबल हो जाएगा। एटॉमिक मास इज 127। E2 M plus X2 MX2 3MX2 plus X2 M3X8 M3X8 plus N2CO3 twice NX twice नहीं X है ना, X यहाँ पे 8 है, 8 NX 4 N2CO3 plus CO2 आ जाएंगे हमारे पास 4 plus M3O4 ऑक्सीजन 4 to 8 8 plus 4 12 4 to 12 हो गया बैलेंस। Okay, how much metal M is consumed? Initial reactant के moles
weight upon molar weight of metal 56, initial final product NX, weight of NX which is given 206 gram upon molar weight 103. देखो ये तो मोल्स हो गए NX के वेट बाय मोलार वेट, ये मोल्स हो गए मेटल के इनिशियल रिएक्टेंट वेट बाय मोलार वेट, क्लियर, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1/1, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट 1/3, NX से रिलेट करना है तो 8/1। चलो इसके लिए सॉल्व कर लेते हैं, W के लिए ये 2 आ जाएगा, तो वेट इक्वल टू 2 into 56 into 3 upon 8 डिनोमिनेटर में, 7 2 जा 14, 14 3 जा 42, ये कोई ऑप्शन 42 ग्राम। चेक करो, कुछ डाउट है तो क्लियर करो। अभी E2 में बैलेंस करना है, मोल्स को वेट बाय मोलार वेट लिखा है और फैक्टर लेवल मेथड। फैक्टर लेवल मेथड E3 के लिए moles of the final product equal to moles of initial reactant, coefficient of product by reactant, product by reactant, product by reactant, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है E3, तो बैलेंसिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। किसी को कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो। अभी यहाँ पे ये 1 2 1 कैसे क्या सब कुछ लिखा है, फिर इसके बाद इसको लिखो 254 अपॉन मोलार वेट 254, इसको वेट ऑफ ए GnO3 अपॉन मोलार वेट 108 जी का, और इसका है 108 प्लस 14, 16 3 48, 48 प्लस 14 62, 170 आएगा। ये 2 कैंसल इंटू 1/2, 340 kg, ये भी kg में तो ये भी kg में आ जाएगा। सर आप E3 एक बार वापस दिखा सकते हो क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन दिखाना है, मैंने ग्रुप पे शेयर किया है, बिना ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप, चेक करो। ओके सर E2 के जो एंड वाली इक्वेशन थी उसमें हमने 8nx वाला टर्म ही क्यों दिया, मतलब Because weight of NX is given. Weight of NX is given 206 gram. So if NX weight is given, I have to relate everything with the NX, no? Right? यस सर यस सर। और यहाँ पे I2 दिया है तो I2 से रिलेट किया, जो दिया है उससे रिलेट कर दिया है। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़े, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो सब कुछ। नो सर। नो सर। नो सर। हो गया कॉपी? लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, ये वाला लॉ तो पहले कर लेते हैं बच्चे, लॉ फिर हम इसके बात करेंगे। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, एनी आइडिया क्या होगा केमिकल रिएक्शन में लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन? Sir, the mass of reactant is equals to the mass of
प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है। According to law of mass conservation, the mass cannot be created nor be destroyed during a chemical reaction. The total mass of the reacting substance reacting is exactly equal to the total mass of the product produced. Total mass of reactants reacted is equal to the total mass of the product produced. चलें आगे। Yes, sir. Okay. मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ कुछ डेफिनेशन से वो लिखने के लिए लॉ केमिकल रिएक्शंस के लिए। एक्सक्यूज मी सर। यस सर अगर परसेंटेज यील्ड 100% नहीं है तो फिर तो लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन तो इनवैलिड हो जाएगा। नहीं ये कुछ देखो, इसलिए मैंने एग्जैक्टली तुम लेग वाइज देखोगे द मास ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, जितना मास रिएक्टेंट का रिएक्ट किया है उतना ही मास प्रोडक्ट का प्रोड्यूस होगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस टू। द मास ऑफ रिएक्टेंट टेकन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूस। तुमने मास लिया 100 ग्राम, परसेंटेज लिया 80%, तो 80 ग्राम ही कन्वर्ट होगा। तो 80 ग्राम यदि रिएक्ट किया है तो 80 ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। गॉट इट? यस सर। सो इसलिए मैंने रिएक्टेंट रिएक्टेड वर्ड यूज किया है। टेकन और रिएक्टेड में दोनों में डिफरेंस होता है। Is it visible properly? चलो सेकंड लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मैं जितना हाईलाइट करूं उतना लिखना है तुम्हें। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन हेडिंग, द लॉ of constant proportion states that when a compound is broken the mass
S of the constituent elements remains in the same proportion, or in a chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass. इतना कॉपी करो, जितना हाईलाइटेड है उतना कॉपी करना है ना सिर्फ. एक्सप्लेन मैं बोर्ड पे करता हूँ. हो गया कॉपी? So 1 minute. Done, sir. डन सर. कॉपी करने के बाद एग्जांपल के लिए सिर्फ 3 लाइन छोड़नी है तुम्हें. एग्जांपल मैं बोर्ड पे बताऊंगा. पहले मैं लॉ कॉपी कर लो यहां से. You just need to leave 3 lines after this statement. चलें आगे. Yes, sir. Next, third law of multiple proportion. The law of multiple proportion states that when two elements form 2 or more compounds between them, the ratio of masses of second element in each compound can be expressed in the form of small whole number. कॉपी कर लो, मैं बोर्ड पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ. सर आप 1 मिनट पिछला वाला दिखा सकते हो? ओके सर. हो गया कॉपी? डन? Yes, sir. Yes, sir. देखो, एग्जाम्पल फॉर द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन. सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं. उस लॉ में ये बोला गया है, इफ यू हैव वन मॉलिक्यूल लेट्स से H2O, the ratio of weight of hydrogen is to ratio of weight of oxygen in a compound in a molecule always constant. इसका 2 ग्राम इसके हमेशा 16 ग्राम से कंबाइन होगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि H2O का, मैं जस्ट एग्जांपल लेता हूँ. H2O का फर्स्ट सोर्स म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से H2O आया, पानी आया. रेन वाटर सेकंड सोर्स, थर्ड सोर्स सी वाटर, रिवर वाटर. जहां पे भी तुम्हें पानी मिल रहा है, नासिक में या नासिक के बाहर या कहीं भी वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, the ratio of hydrogen is to oxygen is always constant 2:16. Their weight ratio is fixed.
constant, their composition is constant. Law of constant composition होना भी चाहिए. Is that okay? तो ये देख लो, ऑलवेज इतना एग्जांपल सेकंड वाले में ऑलवेज कांस्टेंट. अब मैं थर्ड केस का एक एग्जांपल ले लेता हूं. क्या बोलना चाह रहे हैं वो? Carbon and oxygen can combine to form, let's say, CO as well as CO2. Two elements are combining to give two different compounds, CO and CO. Clear? तो सबसे पहले तो दो एलिमेंट है जो दो या उससे ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं. Weight ratio of carbon is to weight ratio of oxygen, 12:16. 12:32. ये कुछ इनका रेशो है. According to second law, law of multiple proportion, दो एलिमेंट मल्टीपल कंपाउंड बना रहे हैं. If we fix the mass of one element, इसका 12 ग्राम फिक्स कर दिया, then this ratio should be whole number multiple of each other. मतलब 16 and 32 क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? 12/16, 12/32 into 2. सिंपल होल नंबर मल्टीपल है. मतलब यहाँ पर रेशो या ये फिक्स करने पर ये जो दोनों का रेशियो है, दैट इज सिंपल होल नंबर. 1 2 3 कुछ ऐसा होल नंबर आएगा. इट कैन नॉट बी समव्हाट लाइक 7/23, ऐसा रैंडम नंबर नहीं आएगा. पढ़ो, क्या यही तुमने स्टेटमेंट लिखा है? The law of multiple proportion states that when two elements form two or more compound, between them the ratio of masses of the second element in each compound can be expressed in the form of a small whole number. The masses of the second element which combine with the fixed mass of first element can be represented in whole number. 1632. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा. क्लियर? सर आप एक बार ये एग्जांपल रिपीट कर सकते हो? मतलब देखो, इसमें ये कहा है कार्बन ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो रहे हैं. एक बार बन रहा है CO, दूसरी बार बन रहा है CO. कार्बन का किसी भी एक एलिमेंट का मास फिक्स कर देते हैं. कार्बन का हमने फिक्स कर दिया 12 ग्राम एंड 12 ग्राम. ये 12 फिक्स हो गया. ऑक्सीजन कितना है? 16 ग्राम. ऑक्सीजन कितना है? 32 ग्राम. ये 16 और 32 सिंपल होल नंबर हो. दे कैन नॉट बी समवॉट फ्रैक्शनल रेशियो. इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 2 3 2:3 मतलब कुछ होल नंबर रेशियो में आएगा. ठीक है? क्या अभी क्लियर है? यस सर. कॉपी कर लें एग्जांपल. फोर्थ वन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लास्ट लॉ. स्टेटमेंट कॉपी करो यहां तक. हो गया कॉपी? नो सर.
अभी हो गया कॉपी? यस सर। देखो समझना, मैं स्टेटमेंट पढ़ते जाता हूँ और एक्सप्लेन करते जाता हूँ। तुमने जो लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन when two elements combine with the same quantity of third element, sulfur and oxygen, they are combining with the fixed mass of the carbon, 12 gram carbon, 12 gram carbon. When two elements combine with the fixed quantity of third element, so यहाँ पर कार्बन का कितना है 12, यहाँ पे कार्बन कितना है 12, so ये हमें दे रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट इस पे, combine with the same quantity of third element, the ratio in which they will do so, मतलब किस रेशो में वो कंबाइन हो रहे हैं, इसका तो फिक्स मास है। सल्फर और ऑक्सीजन का यहाँ पर जो रेशो है, वेट ऑफ सल्फर इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 2:1. 2:1, मतलब the ratio in which they are combining with the fixed mass of carbon, 64 gram sulfur and 32 gram oxygen combining with the fixed mass 12 gram of carbon, तो कितना रेशो आ रहा है इन दोनों का 64:32, कॉस्ट रेशो will be the same or simple, will be the same or multiple of the proportion in which they will combine with each other। तो ये तो सल्फर और ऑक्सीजन जब किससे कंबाइन हो रहे हैं, थर्ड केस जब खुद आपस में कंबाइन हो रहे हैं, SO2, weight of sulfur is to weight of oxygen, 32 is to 32, यहाँ पे रेशो आ रहा है 1:1, ये रेशो 2:1 और ये रेशो 1:1, 2/1 इक्वल टू 1/1 into 2, दे आर सिंपल होल नंबर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसमें तुम 1 2 3 का दोनों तरफ या किसी भी एक तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, हो सकता है सेम हो सकता है 1 2 3 कुछ मल्टीप्लाई करने पे सेम, राइट। मतलब इन दोनों का जो रेशो है वो सिमिलर होगा या सिंपल होल नंबर मल्टीपल होगा एक दूसरे, ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। जनरली ये लॉ, बात के 2-3 लॉ कहीं क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में यूज नहीं आते, बट पता होना चाहिए, एनसीईआरटी में दे रखा है 11। सर तो फिर लॉस का यूटिलिटी ज्यादा कुछ नहीं है? एक्चुअली इनकी यूटिलिटी ये दिए गए थे 18th सेंचुरी में, आज से 200-300 साल पहले, तो जब इनकी यूटिलिटी बहुत थी, बट अब हम इतने एडवांस इनकी इंफॉर्मेशन है कि ये रेशो, हमें ये भी पता है कि क्यों ऐसा रेशो आता है, इसके भी डेप्थ में हम उससे भी ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन पे चले गए, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसलिए यूज किया जाते हैं थोड़ा सा प्रेडिक्ट करने के लिए, कौन सा एलिमेंट किससे कंबाइन होगा, क्या रेशो होगा, हमें तो अब रिएक्शन ही पता है, तब एलिमेंट्स नोन ही नहीं थे 300 साल पहले, हमें तो सारे एलिमेंट्स, सबकी प्रॉपर्टी, सबके रिएक्शन ही पता है, तो अभी हमारे पास एक काफी एडवांस इंफॉर्मेशन है, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, गलत नहीं है बट बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है। क्लियर? यस सर। चलो होमवर्क तुम्हारा जो रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी फॉर द नेक्स्ट वीक, एक्सरसाइज 1, पार्ट 1, पार्ट 2। सर आप एक बार ये होमवर्क ग्रुप में दे सकते हो क्या विद द पीडीएफ? भेज देता हूँ, मतलब होमवर्क मतलब बुकलेट भेजना है, क्या करना है? यस सर, पीडीएफ। पीडीएफ तो मेरे पास शायद नहीं होगा, मैं इसका भी वो भेज देता हूँ, पिक्चर्स या पीडीएफ देखता हूँ, जो भी भेजना है, जितना दिया उतना तो भेज देता हूँ मैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, पार्ट 1 and 2 बोथ, सेक्शन एबीसी पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ। कल पहले टेस्ट का पढ़ लो, परसों उसके बाद फिर कर लेना होगा, बट कर लेना, ठीक है। Thank you, sir.